गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की। इसके अंतर्गत आज हम इसके अर्थ और इसके उद्देश्य एवं कार्य तथा इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं इसकी स्टडी करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में भी चलता है। फर्स्ट ईयर में जो पेपर 1 है आपका, उसके सेक्शन सी में ये इंक्लूडेड है। इसके अलावा इससे आपका जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही ये टॉपिक बीए पार्ट सेकंड के जो सेकंड पेपर है जिसके 2 ऑप्शंस है कि फर्स्ट में आप स्टैटिक्स ऑप्ट कर सकते हैं और सेकंड है कि आप जो एक थियोरेटिकल पेपर है थिंकर्स का वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो स्टैटिक्स से रिलेटेड आपका पेपर है उसमें भी ये टॉपिक चलता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में आप इसकी स्टडी कर लेंगे अच्छे से तो ये आपके लिए सेकंड ईयर में भी हेल्पफुल रहेगा यदि आप स्टैटिक्स वाले पेपर को ऑप्ट करते हैं। देखिए, फर्स्टली हम देख लेते हैं कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है उसका अर्थ क्या है। देखिए, एक समंक श्रेणी के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की यदि हम बात करें तो उसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उस समंक श्रेणी, और समंक श्रेणी क्या है, स्टैटिकल सीरीज, जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि स्टैटिकल सीरीज किस प्रकार से बनाई जाती है। तो उस स्टैटिकल सीरीज के जो अधिकांश मूल्य हैं, उनके जो अधिकांश वैल्यूज़ है वे वैल्यूज़ किसी एक वैल्यू के आसपास केंद्रित होती हैं। अर्थात उनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है कि जो स्टैटिकल सीरीज़ है उसकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो किसी एक वैल्यू के आसपास सेंट्रलाइज होगी और उसकी इस टेंडेंसी को हम मेजर कर सकते हैं और इस मेजरमेंट को ही हम मीन अर्थात माध्य या सांख्यिकीय माध्य कहते हैं अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। तो सांख्यिकीय माध्य की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसे हम सिंपली माध्य भी कह सकते हैं, और इस सांख्यिकीय माध्य को ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अर्थात मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। देखिए, इसे हम जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अधिकतर इंडिविजुअल वैल्यूज़ है स्टैटिकल सीरीज की वो इसी के आसपास सेंट्रलाइज होती है या हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेट होती है। अर्थात इस वैल्यू के आसपास, माध्य के आसपास ही जितनी भी वैल्यूज़ है स्टैटिकल सीरीज की वो केंद्रित रहती है। इसके अलावा हम इसे बोल रहे हैं केंद्रीय मूल्य का माप, और ये हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टैटिकल सीरीज का जो एक्सपांशन है, उसका विस्तार है, उसके लगभग मध्य में स्थित होता है, इसीलिए हम इसे केंद्रीय मूल्य का माप भी कहते हैं। इस प्रकार यदि हम डिफाइन करना चाहे स्टैटिकल मीन को अर्थात सांख्यिकीय माध्य को, तो हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकीय माध्य एक ऐसा विशिष्ट एवं प्रतिनिधि मूल्य है। प्रतिनिधि क्यों? क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ है स्टैटिकल सीरीज में समंक माला में या समंक श्रेणी में उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक ऐसा मूल्य है जिसके आसपास अधिकतर व्यक्तिगत चर मूल्यों का जमाव रहता है। सांख्यिकी जो माध्य है वो इतना इम्पोर्टेंट है स्टैटिक्स में कि जो डॉक्टर बावले हुए हैं उन्होंने तो सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान ही कह दिया। अर्थात उनके अनुसार जो स्टैटिक्स है वो स्टैटिक्स क्या है, साइंस ऑफ मीन है अर्थात माध्यों का विज्ञान है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आगे के एडवांस टॉपिक्स है वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। अगर आपको मीन निकालना आ जाएगा, माध्य निकालना आ जाएगा तो आप आगे की स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये माध्य है उसे हम किन डिफरेंट नामों से जान सकते हैं या इन्हें जाना जाता है। तो देखिए, एक तो हम इसे बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अलावा इसे हम स्टैटिकल एवरेज
या एवरेज भी कह सकते हैं, अर्थात सांख्यिकीय माध्य या माध्य। इसे हम मेजर्स ऑफ लोकेशन यानी स्थान संबंधी माप भी कहते हैं। प्रतिरूप या विशिष्ट मूल्य अर्थात टिपिकल वैल्यूज़ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इसे हम समरी नंबर्स अर्थात सारांश अंक भी कह सकते हैं। तो ये हुई मीनिंग कि स्टैटिकल एवरेज या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की क्या मीनिंग है, अर्थात उसका क्या अर्थ है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिकल एवरेज, अर्थात सांख्यिकीय माध्य के उद्देश्य एवं इसके कार्य। देखिए, सांख्यिकीय माध्य काफ़ी उपयोगी है, इसका बहुत यूज़ है स्टैटिक्स में। और ये यूज़ क्यों है, इसके क्या रीजंस है, वो हम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट तो यह है कि स्टैटिकल एवरेज या मीन की सहायता से, माध्य की सहायता से हम जो हमारा मैटर है, सामग्री है, उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात माध्यों की सहायता से हम हमारे जो जटिल, कठिन और अव्यवस्थित स्टैटिकल डाटा है अर्थात समंक है, उनकी विशेषताओं को एक सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त चित्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें आसानी से समझ सके और उन्हें याद रखने में भी कोई कठिनाई ना हो। सेकंड, हम बोल सकते हैं इसका जो ऑब्जेक्ट है या इसका फंक्शन है, वो हम कह सकते हैं कि स्टैटिकल एवरेज की सहायता से हमें तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि इन माध्यों की सहायता से हम दो जो ग्रुप है उनके जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं उनका आसानी से तुलना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत और श्रीलंका की औसत प्रति व्यक्ति की आय की हम तुलना करके उचित परिणाम निकाल सकते हैं। उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन्स तक पहुंच सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट है, इसी के महत्व की अगर हम बात करें या इसके कार्यों की अगर हम बात करें, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो माध्य है वो समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात ये एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। माध्यों की सहायता से ही प्रतिदर्श जो निकाले जाते हैं उनकी स्टडी करके हम पूरे समग्र के बारे में अर्थात सैंपल के आधार पर हम यूनिवर्स के बारे में कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। केवल जो सैंपल है उनके समंकों के माध्य के द्वारा हम समग्र के अर्थात यूनिवर्स के माध्य का भी अनुमान लगा सकते हैं। अर्थात सैंपल मीन जो है उसके बेसिस के आधार पर या उसके आधार पर हम जो यूनिवर्स का मीन होगा उसका भी अनुमान लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम भारत में कुछ लोगों की इनकम के लिए कुछ लोगों को ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर ले और उनकी इनकम का एवरेज निकाले, तो इसके आधार पर हम पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं। और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम पूरे देश की आय के औसत का अनुमान लगा सकते हैं। इसी में नेक्स्ट है कि जो भावी योजनाएं हैं उनका आधार भी स्टैटिकल एवरेज होते हैं। देखिए, एवरेजेस की सहायता से हमें ऐसे मूल्य ज्ञात हो जाते हैं जो भावी योजनाओं, क्रियाओं और जो पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है उनके निर्धारण में पथ प्रदर्शन करते हैं अर्थात मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम बिजनेसमैन, व्यापारियों की और इकोनॉमिस्ट की बात करें तो उनके जो एस्टिमेशंस होते हैं, अनुमान होते हैं, उनमें भी माध्य विशेष रूप से हेल्पफुल रहते हैं। लास्ट हम बोल सकते हैं कि इसकी सहायता से सांख्यिकीय विवेचन का आधार प्रस्तुत होता है। देखिए, जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है अर्थात जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकीय माध्य हैं, इनके आधार पर जो स्टैटिकल एनालिसिस की एडवांस मेथड्स है या एडवांस टेक्निक्स है, जैसे कि डिस्पर्जन, अपकिरण, स्क्यूनेस, विषमता, कोरिलेशन, सहसंबंध, रिग्रेशन, प्रतिगमन आदि की गणना की जा सकती है। अर्थात ये सारी टेक्निक्स इन्हीं पर बेस्ड है, माध्यों पर ही बेस्ड है। अगर हम माध्यों की गणना नहीं कर पाएंगे तो हम आगे इनकी स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ कि सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य क्या है और ये
क्या कार्य करते हैं, अर्थात किस में ये हेल्पफुल है और इनकी क्या यूटिलाइजेशन है या उपयोगिता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एक आदर्श माध्य है अर्थात आइडियल एवरेज है, उसके आवश्यक तत्व क्या है या उसकी इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। देखिए इसमें फर्स्ट तो है कि आदर्श माध्य को स्पष्ट और स्थिर रूप से परिभाषित होना चाहिए, अर्थात क्लियरली एंड रिजिडली डिफाइन होना चाहिए। देखिए आदर्श माध्य स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। यदि वह केवल सांख्यिकी के अनुमान पर आधारित है तो उससे समग्र श्रेणी की वास्तविक विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा और विभिन्न व्यक्ति उनका अलग अलग अर्थ लगाएंगे, इसलिए इसे क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। सेकंड है सभी मूल्यों पर आधारित, अर्थात जो हमारा एवरेज हो आइडियल एवरेज वो सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, अर्थात बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। यदि समग्र श्रेणी के सभी पदों पर वह आधारित नहीं होगा तो हमें पूरे समूह के जो प्रमुख लक्षण हैं उनका संक्षिप्त चित्र प्राप्त नहीं हो पाएगा। कुछ माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं हो पाते, इसलिए वह असंतोषजनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है सरल एवं बुद्धिगम्य, अर्थात इजी एंड इंटेलिजिबल। देखिए जो आइडियल एवरेज है उसमें कुछ सरल और स्पष्ट गुण होने चाहिए जिससे उसकी प्रकृति उसका नेचर आसानी से समझा जा सके। ये हाईली मैथमेटिकल अर्थात अत्यधिक गणितीय नहीं होना चाहिए, थोड़ा इजी फॉर्म में होना चाहिए ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। नेक्स्ट है निर्धारण में सरलता, निर्धारण में सरलता अर्थात इजी टू डिटरमाइन, अर्थात जो माध्य है उसको कैलकुलेट करने के पश्चात कि एक्चुअल में माध्य क्या होगा उसे निर्धारित करना सरल होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की कोई जटिल रीतियों का प्रयोग या जटिल मेथड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव। देखिए यदि एक ही समग्र में से उचित रीति द्वारा विभिन्न प्रतिदर्श चुनकर माध्य निकाले जाए तो उन माध्यों में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। वही माध्य आदर्श माध्य माना जाता है जिसमें इस प्रकार के प्रतिचयन परिवर्तनों का कम से कम प्रभाव पड़ता हो। यदि एक ही समग्र अर्थात यूनिवर्स में से निकाले गए भिन्न भिन्न अर्थात डिफरेंट सैंपल्स के जो मीन हैं उनमें लगभग समानता होगी तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा माध्य है वो आदर्श माध्य है। लास्ट है बीजगणितीय विवेचन। एक आदर्श माध्य में कुछ ऐसी गणितीय विशेषताएं भी होनी चाहिए जिससे उनका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सके, अर्थात एल्जेब्रिक जो एनालिसिस है वो इजीली किया जा सके। सांख्यिकीय विश्लेषण की अन्य रीतियों में उसी माध्य का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है जिसमें एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हो, इसलिए ये सभी प्रॉपर्टीज़ एक आइडियल एवरेज में होनी चाहिए तभी हम उसे आइडियल एवरेज मानेंगे। तो ये हुई इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल एवरेज। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ स्टैटिकल एवरेजेस, अर्थात सांख्यिकीय माध्यों के विभिन्न प्रकार। देखिए सांख्यिकीय माध्यों को अर्थात स्टैटिकल एवरेजेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है स्थिति संबंधी माध्य अर्थात पोजिशनल एवरेजेस। सेकंड है बिजनेस एवरेजेस अर्थात व्यापारिक माध्य और थर्ड है मैथमेटिकल एवरेजेस अर्थात गणितीय माध्य। यदि हम बात करें पोजिशनल एवरेजेस की तो इसमें हम मेनली मोड और मीडियन की बात करते हैं, अर्थात बहुलक और मध्यिका की, ये दोनों पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो मोड है अर्थात बहुलक है और मीडियन है वो क्या है, तो वो देखिए मैथमेटिकल एवरेज नहीं है, गणितीय माध्य नहीं है, ये पोजिशनल एवरेज है, आपका स्थिति संबंधी माध्य है। नेक्स्ट है आपके बिजनेस एवरेजेस अर्थात व्यापारिक माध्य। इन्हें भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मूविंग एवरेज अर्थात चल माध्य।
सेकंड है प्रोग्रेसिव एवरेजेस अर्थात प्रगामी या संचयी माध्य, और इसमें लास्ट है आपका कंपोजिट एवरेज अर्थात संग्रंथित माध्य। तो ये आपके बिजनेस एवरेजेस के टाइप है। और लास्ट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, वो है गणितीय माध्य अर्थात मैथमेटिकल एवरेजेस। देखिए मैथमेटिकल एवरेजेस में फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक एवरेज, जिसे हम सिंपली मीन भी कह सकते हैं, अर्थात इसे हम कहेंगे समांतर माध्य या सिंपली माध्य भी हम इसे कह सकते हैं। दूसरा है इसमें ज्योमेट्रिक मीन अर्थात गुणोत्तर माध्य, और थर्ड है हार्मोनिक मीन ऋणात्मक माध्य, और लास्ट है इसमें क्वाड्रेटिक मीन अर्थात वर्गकरणी अथवा द्वितीय माध्य। देखिए जो आपके सिलेबस में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए एवरेज है वो है दो, तो आपके पोजिशनल एवरेज जो है बहुलक और मध्यिका अर्थात मोड एंड मीडियन, ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन दोनों की स्टडी हम डिटेल में करेंगे। और जो आपके मैथमेटिकल एवरेजेस है अर्थात गणितीय माध्य है, उनकी स्टडी भी हम आपके सिलेबस में करेंगे। इसमें से अर्थमेटिक मीन की स्टडी की जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन की भी हम स्टडी करेंगे, और जो क्वाड्रेटिक मीन है लास्ट मैथमेटिकल एवरेज का टाइप है उसकी स्टडी हम आपके सिलेबस में नहीं करेंगे। तो देखिए आपके सिलेबस में स्टडी की जाएगी पोजिशनल एवरेजेस की जो कि मोड एंड मीडियन है, इसके अलावा जो मैथमेटिकल एवरेजेस है मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनकी स्टडी हम करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे समांतर माध्य से, अर्थमेट्रिक मीन से, कि जो मीन है वो क्या है और उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने स्टडी की कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकीय माध्य है वो क्या है, उन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या है और फंक्शंस क्या है, और जो एक आइडियल एवरेज होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा हमने इस वीडियो में यह भी देखा कि जो स्टैटिकल एवरेजेस है उनके कितने टाइप्स है अर्थात उन्हें हम किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।